समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच के संबंध की चर्चा करेंगे। दोनों ही विषयों में शुरू से ही बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है। एक तरीके से ये दोनों विषय जुड़वा बहने हैं। यूरोप में समाजशास्त्र का जिस प्रकार से विकास हुआ और जो औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि थी, यूरोप के सामने एक समस्या ये थी कि मानव उद्विकास को समझा जाए, मानव विकास को समझा जाए, क्योंकि डार्विन का जो सिद्धांत था वह बहुत धूम मचा रहा था और उसका बहुत प्रभाव था वहाँ के चिंतन के ऊपर। दूसरी दिक्कत ये थी कि औद्योगिक क्रांति के कारण जो सामानों का उत्पादन बड़े स्तर पे हो रहा था, उनको बेचने के लिए, उनकी खपत के लिए बाज़ार चाहिए थे। वो बाज़ार केवल यूरोप के बाज़ार पे सीमित रह करके उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती थी। उसके लिए बाहर जाना था, दूसरे समाजों में जाना था। तो उन दूसरे समाजों को समझना भी ज़रूरी था और इसके कारण जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और यूरोप से बहुत सारे समुदाय, लोग, समूह बाहर गए। और जब बाहर गए तो जो एनकाउंटर किया वहाँ के समाजों में कि वहाँ के समाज जो थे वो यूरोपीय समाज से बिल्कुल ही अलग थे, विकास की अलग अवस्था में थे। तो उसको समझना शुरू किया। तो एक प्रकार से यूरोप में ये बाइफर्केशन हो गया कि जो अब स्वयं का समाज है उसका जो अध्ययन है, जो कि वर्तमान स्वरूप में है, वह समाजशास्त्र है। और जो बाहरी समाज है, जो दूसरा समाज है और वह विकास के अवस्था में कहीं पीछे है, तो उसको समझना और उसको समझने से हम मानव समाज के इतिहास के, मानव समाज के विकास को भी समझ सकते हैं। क्योंकि अगर हम उद्विकास सिद्धांत के अनुसार देखें तो मानव समाज, जो यूरोपीय समाज था, वो जो इस वर्तमान अवस्था में पहुंचा है, इसके पहले वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस चरण में होगा जहाँ पे अभी ये वर्तमान के बाहरी दूसरे जो समाज हैं वो हैं। तो इस प्रकार से मानवीय सभ्यता के विकास को समझने के लिए दूसरे समाजों का अध्ययन किया जाने लगा और उसको मानवशास्त्रीय अध्ययन कहा जाने लगा। मानवशास्त्र जो विषय है वह मूलतः मनुष्य के का जो विकास हुआ है, जिन जिन चरणों में हुआ है, उनको समझने में सहायता प्रदान करता है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। पहला जो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या भौतिक मानवशास्त्र जिसको हम कहते हैं, शारीरिक मानवशास्त्र जिसको कहते हैं। यह मनुष्य की शारीरिक रचना, जो एक्सटीरियर है, बाहरी जो रचना है मनुष्य की, जो बनावट है, उसमें किस प्रकार से विकास हुआ उसको समझने की कोशिश करता है। दूसरा जो है वो सांस्कृतिक मानवशास्त्र है और तीसरा सामाजिक मानवशास्त्र है। तो एक उसके सांस्कृतिक पक्ष के विकास को देखता है, दूसरा उसके सामाजिक पक्षों के विकास को देखता है और तीसरा जो है वो उसके शारीरिक पक्षों के विकास को देखता है। क्योंकि हम पूरी दुनिया में शारीरिक रंग, रूप, बनावट में पर्याप्त अंतर देखते हैं। तो अगर हम एक ही मानव की संतान हैं तो इतना सारा अंतर आया कैसे, और इन चीज़ों को समझने का प्रयास शारीरिक मानवशास्त्र करता है। तो मानव और समाज जो है वह भी मनुष्य के द्वारा निर्मित, उसी के संबंधों के द्वारा निर्मित चीज़ है। तो इन्हें वे समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों ही मनुष्य के द्वारा निर्मित, मनुष्य के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। तो
दोनों में पर्याप्त समानता है। यहाँ तक कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो समाजशास्त्र और जो मानवशास्त्र है वो जुड़वा बहनें हैं। क्रूबर ने ये बात कही है। तो लेकिन बस अंतर ये है कि जो समाजशास्त्र है, प्रायोगिक स्तर पर जो समाजशास्त्र है वह वर्तमान समाज का अध्ययन है, और जो मानवशास्त्र है वह मनुष्य के अतीत, उसके पास्ट के जो सामाजिक पक्षों का अध्ययन है। तो दुर्खीम ने जैसे अध्ययन किए, जो समाजशास्त्रीय अध्ययन थे दुर्खीम के, खास करके धर्म के ऊपर, और जो उनका टोटमवाद का जो सिद्धांत है उसको लेकर के समाज के बारे में जो उन्होंने निष्कर्ष दिए, या जो सामाजिक घटनाओं के पीछे उनके सामाजिक कारण या सामाजिक तथ्यों के सुई जेनरिस या स्वयंभू जो उनकी प्रकृति है, उसके बारे में जो प्रतिस्थापनाएं दुर्खीम ने की, उसका प्रयोग यूरोप के और इंग्लैंड के बहुत सारे मानवशास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में किया, मानवशास्त्रीय अध्ययनों में किया, जो हमें मैलिनोव्स्की, रैटक्लिफ ब्राउन या क्रोबर के अध्ययनों में देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से समाजशास्त्र ने मानवशास्त्र को बहुत सारे सिद्धांत के रूप में, उपकल्पनाओं के रूप में चीज़ें उपलब्ध कराई हैं अध्ययन के लिए। उसी प्रकार से जो मानवशास्त्र के जो अध्ययन हैं, विशेष करके संस्कृति के ऊपर जो उनकी पड़ताल है, उसका उपयोग समाजशास्त्र में वर्तमान आधुनिक समाज को समझने में किया गया है और किया जाता रहा है, और उसका उपयोग होगा आगे भी। एक समस्या और इसके साथ है, जो बाइफर्केशन है कि वर्तमान समाज का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है, और जो समाज का जो बीता हुआ पक्ष है उसका अध्ययन हम समाजशास्त्र में करते हैं। इसको बहुत हम फेस वैल्यू पे हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में यद्यपि आदिम समाजों के ऊपर मुख्य रूप से अध्ययन होते रहे हैं, परंतु आधुनिक समाज के भी बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिनका अध्ययन मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से किया गया, जैसे युद्ध है या औद्योगिकरण है। इनका अध्ययन भी सामाजिक मानवशास्त्र के भीतर हुआ है। यानी कि सामाजिक मानवशास्त्र के विषय वस्तु में भी पर्याप्त विस्तार है, केवल आदिम समाज ही उसकी विषय वस्तु नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि मोटे तौर पे मुख्य रूप से जो सामाजिक मानवशास्त्र है या मानवशास्त्र है, उसके विषय वस्तु मानव समाज के विकासात्मक पक्षों के ऊपर रहा है। और जब हम विकासात्मक पक्षों की बात करते हैं और हमें अध्ययन के लिए जो डेटा चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, तो वो वैसे समाजों से मिलेगा जो अभी विकास की अवस्था में पीछे हैं। तो ये अक्सर समाज जो होते हैं वो जिनको हम प्रिमिटिव सोसाइटी या आदिम समाज कहते हैं, तो उनका अध्ययन किया जाता है। और इसलिए इनको मान लिया गया कि जो एंथ्रोपोलॉजी है या जो मानवशास्त्र है वो आदिम समाजों का अध्ययन है, और जो समाजशास्त्र है वो आधुनिक समाजों का अध्ययन है। लेकिन वस्तुतः वास्तव में यह जो वर्गीकरण है वह कृत्रिम है, और इस बात को बॉटमर ने बहुत अच्छे से कहा
कि जैसे भारत में जो समाजशास्त्र का विकास हुआ, भारत न तो आदिम समाज था और न ही यूरोप की तरह विकसित समाज था। और भारत में ये दोनों ही मतलब यूरोप के समाजशास्त्रियों की तरह भारत के समाजशास्त्री दूसरों समाजों में अध्ययन करने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो अपने ही समाज में बहुत सारी समस्याएं थीं, बहुत सारी दिक्कतें थीं, उन्हीं पर ध्यान देना जरूरी था। और उस प्रकार के भी समाज थे जो आदिम समाज थे, अपने विकास के अवस्था में पिछड़े हुए थे। तो ऐसे समुदाय भी थे भारतीय समाज में, जाति जैसी संस्थाएं भी थीं और आदिवासी और समुदाय भी थे। तो इन सब का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्रियों के द्वारा ही किया गया। तो वहाँ पे ये परिभाषा कि जो ये दोनों ही तरीके से कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है वह इतिहास विहीन समाजों का अध्ययन है या दूसरे समाजों का अध्ययन है या असभ्य समाजों का अध्ययन है, ये सारे ही जो मान्यताएं थी, परिभाषाएं थी सामाजिक मानवशास्त्र की, वो ध्वस्त होती नज़र आती हैं। और इसलिए बॉटोमर ने कहा कि भारत के संदर्भ में समाजशास्त्र व मानवशास्त्र के बीच पाए जाने वाले घनिष्ठ संबंध को स्पष्ट करते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय समाज न तो आदिम समाजों के समान पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और न ही औद्योगिक समाजों के समान पूर्ण रूप से विकसित है। ऐसे समाज में जिनका कि भारत एक ज्वलंत उदाहरण है, समाजशास्त्र व मानवशास्त्र के मध्य अंतर कोई अर्थ नहीं रखता है। और हम देखते भी हैं कि जो बहुत सारे जो अध्ययन भारत में हुए, खास करके मिल्स मास वगैरह के द्वारा जो अध्ययन किए गए या एम शाह के द्वारा जो अध्ययन किए गए, टी.एन. मदन के द्वारा जो अध्ययन किए गए, वो सामाजिक मानवशास्त्रीय श्रेणी के भी हैं और समाजशास्त्र में भी हैं, वो उतने ही प्रासंगिक हैं। तो ये जो अंतर है वह कृत्रिम है और बिल्कुल हम स्पष्ट तौर से नहीं कह सकते कि जो सामाजिक मानवशास्त्र है वह केवल मनुष्य के जो ऐतिहासिक पक्ष हैं उन्हीं का अध्ययन करता है। वर्तमान पक्षों का भी अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र के भीतर होता है। हैविंग सेड दैट, इन सारी समानताओं और घनिष्ठताओं के बावजूद दोनों विषय में जो कुछ विशेष अंतर हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहला कि वही जो दृष्टिकोण है उसका अंतर है कि विषय क्षेत्र की दृष्टि से मानवशास्त्र जो है मुख्य रूप से आदिम समाजों या अल्प विकसित समाजों या कम विकसित समाजों के ऊपर अध्ययन करता है, जो कि सरल हैं और वो कहीं ना कहीं ये एक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि मानव सभ्यता का विकास किन चरणों से हुआ है और किस ओर अग्रसर हैं। और दूसरी तरफ जो समाजशास्त्र है वह विकसित और जटिल समाजों और उसके वर्तमान पक्ष का अध्ययन है। तो पद्धति के स्तर पे अगर हम देखें तो क्योंकि पद्धति आपको अपने विषय वस्तु के अनुरूप निर्मित करनी पड़ती है ताकि आपको अधिक से अधिक तथ्य प्राप्त हों। तो क्योंकि सामाजिक मानवशास्त्र में के अध्ययन में जो जिन समाजों का हम अध्ययन करते हैं वो उनमें भाषा अलग होती है, उनकी संस्कृति अलग होती है। समाजशास्त्री उनकी भाषा से पूर्ण रूप से वाकिफ़ नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी पद्धति का प्रयोग करें ताकि उसको प्रश्नों का उत्तर पूछ करके लिखने के बजाय उसको इसकी ज़रूरत ही न पड़े, यानी कि उसको देख करके ही और वह समझ जाए और उनकी भाषा को, उनकी बातचीत को सुन करके, उनके क्रियाओं को देख करके ही वो समझ जाए कि क्या हो रहा है। और इसलिए सामाजिक मानवशास्त्र में सबसे अधिक सहभागी अवलोकन का प्रयोग होता है। और लेकिन समाजशास्त्र में सहूलियत है कि आप सहभागी अवलोकन के बिना भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए आप, क्योंकि आप जिनके ऊपर आप अध्ययन कर रहे होते हैं वो आप ही के भाषा के लोग होते हैं, आप उनके बीच
संवाद जो है आसानी से इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके जवाब पा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पद्धति में देखते हैं कि आप सैम्पलिंग या जिसको हम कहते हैं निदर्शन पद्धति या अनुसूची या प्रश्नावली का प्रयोग करके आप तथ्यों को एकत्रित करते हैं, या जो सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग करते हैं जो प्राप्त तथ्य हैं उनके विश्लेषण के लिए। तो ये काम आप सामाजिक मानव शास्त्र में करना मुश्किल है, और इसलिए वहाँ पे हम सहभागी अवलोकन पद्धति का ही प्रयोग अधिकांशतः करते हैं। इन दोनों विज्ञानों के भीतर एक अंतर यह भी है कि जो मानव शास्त्र है, क्योंकि वो एक छोटे समाज का, छोटे समुदाय का अध्ययन करता है, तो वो एक तरीके से उसके पास ये सुविधा है कि उस समाज को, उस समुदाय को पूर्णता में उसके सभी पक्षों का, है ना, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी पक्षों का अध्ययन कर पाता है। समाजशास्त्र यद्यपि पूरे समाज का अध्ययन करता है, या जो भी अध्ययन करता है वो समाज के पूरीपन के पृष्ठभूमि में उसको समझने और व्याख्यायित करने के लिए करता अवश्य है, लेकिन समस्या उसके साथ ये है कि पूरे समाज का अध्ययन वह एक बार में उसके सभी पक्षों का नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज जो है अत्यंत व्यापक है। तो इसलिए वह उसके किसी खास भाग का, किसी खास अंग का ही अध्ययन करता है। तो ये मुख्य रूप से समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में अंतर है। और अभी तक जो हमने डिस्कशन किए हैं, 4 विषयों के साथ समाजशास्त्र के संबंध को देखा है। और वो क्या है कि एक समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, दूसरा समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, तीसरा समाजशास्त्र एवं इतिहास, और चौथा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र। इन चारों ही जो विवरण हमने प्रस्तुत किया यहाँ पे, उससे पता चलता है कि ये जो बाइफर्केशंस हैं वो निश्चित रूप से अपनी कुछ विशेषताओं को लिए हुए हैं अलग अलग विषयों में, लेकिन सभी सामाजिक विज्ञानों के बीच कुछ कॉमन ग्राउंड है। और दोनों के बीच में, इन सभी विज्ञानों के बीच में एक परस्पर संबंध है, और वो एक दूसरे के ज्ञान से, एक दूसरे की जानकारी से, एक दूसरे के अध्ययन और निष्कर्षों से पुष्ट होते हैं, अपने आप को समृद्ध करते हैं और फिर अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और इसलिए जो अंतर विषयक जो या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो हम जिसे कहते हैं, उसकी उपयोगिता, सार्थकता अधिक है। यद्यपि अपने अध्ययन वस्तु और विषय क्षेत्र के मांग के अनुरूप आप अपने अध्ययनों में, अपनी अध्ययन पद्धतियों में, अपने दृष्टिकोणों में विशिष्ट हो सकते हैं, और ताकि आपको काम करने में सुविधा हो सके, परंतु आप अपने इन अध्ययन के दृष्टि को भी और अध्ययन के क्या कहते हैं जो उपकरण हैं उनको भी और जो ज्ञान है उसको भी आप अन्य सामाजिक विज्ञानों में किए गए अध्ययनों से प्रेरित होकर के, उनसे लाभ लेकर के, उनका उपयोग करके अपने आप को समृद्ध करते हुए चलते हैं। तो यह है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। और इसके लिए हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।